मैं मोहसिन मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है वैदिक युग, चैप्टर नंबर 2 वैदिक युग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक युग जिसमें मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक युग। ऋग्वैदिक युग का समय 1500 से 1000 BC है। उत्तर वैदिक युग का समय 1000 से 600 BC है। ऋग्वैदिक युग वो है जिसमें ऋग्वेद लिखा गया है, जिसमें आर्य अफगानिस्तान से पंजाब राजस्थान तक सीमित थे। उत्तर वैदिक वो है जिसमें आर्य इन गंगा यमुना तक सीमित थे। गंगा से आगे बढ़ते हुए गंडक नदी तक पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश तक पहुंच गए थे, विंध्याचल पर्वत तक पहुंच गए थे। इनका जो भौगोलिक विस्तार हो गया था वो ऋग्वैदिक युग में जो आर्य थे उनके समय जो संस्थाएं थी राजनीतिक, वो परिवार, कुल, ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र तक बढ़ रहे थे। यहाँ राज्य, अधिराज्य, राष्ट्र इस रूप में विकास हो गया था। ऋग्वैदिक युग में सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का जन्म अंतिम काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का विकास हो गया था। ऋग्वैदिक युग में धर्म साधारण था, उत्तर वैदिक युग में जटिल हो गया था। ये जो सारी चीज़ें संरचना, उन सब के बारे में अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। पहले लेते हैं हम ऋग्वैदिक युग, या यूँ कहें वैदिक युग कौन सा है। तो वैदिक युग वो है जो सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के बाद भारत में एक ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। सिंधु शहरी संस्कृति थी, वैदिक ग्रामीण संस्कृति थी। इसका जो विकास हुआ 1500 से 600 BC में, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत वेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं। इस सभ्यता के दो भाग हैं, जिसमें ऋग्वेद वाला भाग 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक ऋग्वेद के बाद का काल 1000 से 600। ये है ऋग्वैदिक सभ्यता। अब पहले लेते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 1000 BC। इस सभ्यता में दो शब्द मुख्य काम में आए हैं, आर्य और अनार्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, कुलीन। ये आर्य को कहा गया है। ठीक है, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट और स्वतंत्र, कुलीन कहते थे। अनार्यों के लिए कई शब्द काम में लिए हैं। ऋग्वेद उनको दास्य दस्यु कहा है, उन्हें अकर्मण कहा है। अकर्मण वैदिक क्रियाओं को न करने वाले। अदेव्यु भी कहा है उन्हें, वैदिक देवताओं को न मानने वाले। अदेव्यु यानी वैदिक देवताओं को न मानने वाले। अकर्मण वैदिक क्रियाओं को न करने वाले। ये अयजवन यज्ञ न करने वाले। अन्यवृत्त वैदिक उत्तर व्रतों का अनुसरण करने वाले। मृदवाक अपरिचित भाषा बोलने वाले, तथा अब्रह्मण श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित, अवृत व्रतों से रहित। ठीक है, ये उनके लिए कहा गया है। जो ऋग्वैदिक काल है उसके जो जानने के स्रोत हैं 1500 से 1000 BC में, उसमें सबसे मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो साहित्य उसी से उस समाज का चित्र प्रस्तुत होता है। इसके अलावा उस काल के कुछ मृद भांड है, जैसे PGW पेंटेड ग्रेवेयर, जो ग्रामीण संस्कृति को दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं, जिसमें मुख्य बोगोजगोई में मिला है, मध्य एशिया में, वो अभिलेख है। इसके अलावा भगवानपुरा से 13 कमरों का एक मकान मिला, जो अवशेष सामग्री है, उससे भी पता, इस सभ्यता का पता चलता है। नागर, कटपालन, धधेरी से वैदिककालीन अवशेष मिले हैं पंजाब में। पंजाब में कहाँ से? नागर से, कटपालन से, धधेरी से। ठीक है, बोगोजगोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है, सीरिया में प्राप्त हुआ है, जिसमें हित्ती राजा सुबिलिम्बा और मितनी राजा मतिऊजा के बीच संधि, तो संधि हुई 1400 ईसा पूर्व में किन राज्यों के बीच? हित्ती और मित्री
मितनी। हित्ती राजा तो कौन था? सुबिलिम्बा। ये नया क्वेश्चन है, ये बनने लायक है। हित्ती राजा सुबिलिम्बा और मितनी राजा मती उ अजा। मती उ अजा ये था मितनी राजा, मती उ अजा, और हित्ती था सुबिलिम्बा। और इन राजाओं के बीच जो संधि हुई इसमें 4 देवताओं को साक्षी माना गया। वे 4 देवता कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य या अश्विनी। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नासत्य या अश्विनी, इन 4 देवताओं का उल्लेख है। 2 राज्यों का उल्लेख है, हित्ती और मितानी। हित्ती का राजा का उल्लेख है सुबिलिम्बा, और मितनी राजा है मती उ अजा। ठीक है। इसके अलावा एक अभिलेख हो रहा है कस्य अभिलेख। ये 1600 ईसा पूर्व का है। ये अभिलेख इराक से मिला है। इस अभिलेख में आर्यों की एक शाखा ईरान आई, जबकि एक शाखा भारत की ओर बढ़ी। ये वर्णन है। एक तो एक शाखा पता चलता है कि एक शाखा ईरान आगे और एक भारत की ओर बढ़ी। ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कस्य अभिलेख। ये स्रोत हैं पुरातात्विक जो ऋग्वेद की जानकारी देते हैं। बोगजई, कसी ईरान। कस्य अभिलेख इराक का है। इसमें एक शाखा ईरान जाने और भारत आने को उल्लेख है। बोगजगोई सीरिया में है, 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें हित्तानी और मितानी, हित्ती राजा और मितनी राजा के बीच संधि सुबिलिम्बा, हित्ती सुबिलिम्बा और मितनी का संधि का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के बीच, इन देवताओं के 4 देवताओं के बीच उनको साक्षी मानने का उल्लेख है। इसके अलावा कुछ साहित्यिक स्रोत जिसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद है। इस काल में ऋग्वेद को ही रचना की गई। ये तो थे ऋग्वेद काल को जानने के स्रोत। अब ऋग्वेद काल की मुख्य विशेषताएं हैं, उसको हम निम्न भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ऋग्वेदिक कालिक भौगोलिक क्षेत्र की क्या विशेषता थी, राजनीतिक व्यवस्था की क्या थी, सामाजिक व्यवस्था की क्या विशेषता थी, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और शिल्प उद्योग। सबसे पहले लेते हैं हम भौगोलिक स्थिति। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक काल था, इसमें आर्यों का जो निवास स्थान रहा वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहा। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब है सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ प्लस सरस्वती। सिंधु 1, 5 सहायक 1 6 और 1 सरस्वती। ठीक है, उसको हम सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। इस शब्द का उल्लेख कई बार हुआ। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का संगम था जहाँ आर्य आकर बसे। ये 7 नदियाँ कौन सी थी? तो ये थी सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, वितस्ता मतलब झेलम, अस्किनी, चिनाब, चंद्रभागा भी कहते हैं, चंद्रभागा, परुष्णी, परुष्णी, रावी नदी को कहते हैं, शत्रुदी, सतलज, और विपाशा व्यास। विपाशा व्यास होगी, शत्रुदी सतलज। 7 कौन सी होगी? सिंधु 1, सरस्वती 2, वितस्ता झेलम 3, अस्कनी जिसको वर्तमान चिनाब कहते हैं 4, परुष्णी जिसे रावी कहते हैं 5, और शत्रुदी सतलज 6 और विपाशा 7, व्यास। इसके अलावा भौगोलिक रूप से कुछ क्षेत्रों का उल्लेख भी हुआ है, जिसमें मुख्य ब्रह्म आवर्त क्षेत्र। ब्रह्म आवर्त क्षेत्र का मतलब है सतलज नदी से यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्म आवर्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद काल का केंद्र स्थल था। इसके अलावा ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब ब्रह्म ऋषि देश। भरतजन सरस्वती यमुना नदी के बीच के क्षेत्र का निवास करता था। भरतजन था सरस्वती यमुना के बीच। इसके अलावा ऋग्वेद में समुद्र की जानकारी नहीं है, लेकिन वृत्त जलराशि के लिए प्रावृत शब्द काम में लिया है, जो उसको समुद्र अर्थ लगाया जा सकता है। विंध्य प्रबुद्ध सतपुड़ा की जानकारी ऋग्वेदिक आर्यों को नहीं थी। ऋग्वेद में केवल कुछ क्षेत्र था, तो वो था गांधार। ये भेड़ों की उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था। कई पर्वतों का उल्लेख होता है जिसमें हिमनत, हिमालय, मूंजवत, हिंदकुश, इनका उल्लेख होते हैं। यहाँ से सोम नामक पौधे की प्राप्ति होती है हिमालय से और मूंजवत से, हिंदकुश से। इसके अलावा आजरिक, सुसोम, सर्वनावत, शिलामंत पौधों का उल्लेख होता है। ऋग्वेद में 42 नदियाँ
का उल्लेख है, लेकिन 19 नदियों के नाम मिलते हैं। कि बताया कि 42 नदियाँ थी, लेकिन 19 के नाम मिलते हैं, जिनमें मुख्य नदी सरस्वती, जिसको सबसे पवित्र माना गया है। इस तत्व पर वैदिक मंत्रों की रचना की गई है। इस नदियों में अगरवती नदियों की माता, वाणी, बुद्धिता, संगीत की देवी कहा गया है सरस्वती को। अगरवती नदी नदियों की माता, वाणी, बुद्धि, संगीत की देवी। इसे नदी को नदीतमा भी कहा है। ये नदी ऐसी अद्भुत नदी है जो एक स्थान पर दिखती है, दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है। दूसरी सिंधु नदी, ये दूसरी प्रमुख नदी थी। अन्य नाम इसको सुषोमा कहा है। सिंधु को सुषोमा, सुषोम पर्वत से निकलती है, इसलिए इसे हिरण्ययनी नदी व्यापारिक गतिविधि होती थी, इसलिए इसे हिरण्ययनी भी कहा है। उर्णावती, इसके बाद ऊन का व्यापार होता था, इसलिए सिंधु नदी को उर्णावती भी कहा है। उर्णावती ऊन के व्यापार के कारण, हिरण्ययनी नदी व्यापारिक गतिविधियों के कारण सुषोमा सुषुम पर्वत से निकलती थी। इस कारण सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां का उल्लेख है, जो सिंधु नदी में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में मिलती थी। ये 4 नदियां अफगानिस्तान की थी। इनमें कुरमु, कूरम, कुब्बा, काबुल, कुरमु, कूरम, कुब्बा, काबुल, गोमती, गोमल, स्वास्तु, स्वात नदी, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में मिलती थी। इसके अलावा सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ जो सिंधु नदी के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में मिलती थी, जो भारत पाकिस्तान में थी, यानी पूर्व से पश्चिम में जाकर उसमें मिलती थी। ये पश्चिम से पूर्व में आती थी अफगानिस्तान वाली, ये पूर्व से पश्चिम में जाती थी भारत पाकिस्तान वाली। वितस्ता एक झेलम, अस्कनी चिनाब, या इसका चंद्रभागा नाम है। परुष्णी, इसको इरावदी रावी नदी कहते हैं। पुरुषणी नदी किनारे 10 राग युद्ध हुआ था, इसलिए भी प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 10 राग युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी। शत्रुदी सतलज, विपाशा व्यास। विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने उषा देवी के रथ को चकनाचूर किया था। ये है 5 नदी जो पूर्व से पश्चिम में हिंदू में मिलती है। ऋग्वेद में उल्लेखित अन्य नदियों के नाम है दृष्टवती, अपाय, यमुना। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है। इसके अलावा सरयू, राका, राशि, अनुमति, अशुनीति आदि नदियों का उल्लेख है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो भारत में आर्य अलग अलग कबीलों जन के रूप में आए थे। आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं थी, बल्कि भाषाई सांस्कृतिक समूह था। भारत में आने पर इनका 2 तरह से संघर्ष हुआ। आर्य नार्य संघर्ष, ये 10 राज्य युद्ध था। आर्य आर्य संघर्ष, ये 10 राज्य युद्ध था। आर्य आर्य, आर्य और अनार्य, इनके बीच भरत कबीला तिस्तु से संबंधित था। पंचजन यदु, अनु, पुरु, त्रु, दुवर्ष थे। यदु, अनु, पुरु, द्रुह, तुवर्ष। यदु, अनु, पुरु, ध्रुव, तुवर्ष। आर्यों का जीवन आरंभ में अस्थायी था, क्योंकि ये लोग कबीले से संबंधित थे। पशुचारणी का मुख्य पेशा था, कृषि द्वितीय पेशा था। इसे हीन कर्म माना जाता था। भूमि को आर्य अपनी संपत्ति नहीं मानते थे, पशुओं को अपनी संपत्ति मानते थे शुरू में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आर्यों की कुल था। इकाई कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुल या कुलपति कहलाता था। बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनता थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ऋग्वेद में ग्रामीण शब्द का 30 बार उल्लेख है। वो कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। जन जिस कबीले को कहा जाता था उसका मुखिया जनस्य गोपा राजा होता था। जनस्य गोपा का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख है। राजा का पद युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल होता था। उसका कोई धार्मिक कार्य अधिकार नहीं होता था। राजा कबीले का संरक्षक होता था। इस काल में राजा ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। राजपद का देवीकरण राजधर्म से राजनीति में जुड़ाव नहीं था। इस काल में राजा साधारण मुखिया के समान था। कबीले के लोग स्वैच्छिक रूप से बलि नामक कर देते थे। कर अनिवार्य या स्थायी नहीं था। राजकोष खाली था। अस्थायी सेना नहीं थी। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं थे। कर व्यवस्था स्थानीय नहीं होने के कारण
पेशेवर नौकरशाही का विकास नहीं हो पाया था। इस काल में शासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्र था। हालांकि कुछ गणों का उल्लेख भी मिलता है। गण का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार हुआ है। गण का उल्लेख कितनी बार है? 46 बार। मुख्य प्रश्न राजतंत्र था, यानी राज्य व्यवस्था की बात करें तो ये इस तरह से बनी हुई थी। सबसे पहले परिवार, परिवार का मुखिया कुल, परिवार मिलकर बनाते थे गांव, गांव का मुखिया ग्रामीण, गांव मिलकर बनाते थे विश्व, इसका विश्वपति, और विश्व मिलकर बनाते थे जन, और जन का जनस्य गोपा। 275 बार जनस्य गोपा का उल्लेख हुआ है। राजा का कार्य था कबीले का संरक्षण करना। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, प्रशासन भी नहीं था। बलि नामक कर स्वेच्छा से दिया जाता, यानी नौकरशाही का विकास नहीं होता, कर व्यवस्था का विकास भी नहीं हुआ था। बलि क्या था? बलि के रूप में जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी, दूध था, दही था, फल था, फूल, अनाज, दाल, ऊन आदि दिया जाता था। ये था ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था की बात करें, ऋग्वैदिक काल समाज कबीलाई समाज था। कैसा समाज था? कबीलाई। इस समाज में पुरुष प्रधान था, यानी पितृसत्तात्मक था। तीसरी बात, ये पशुपालन पर आधारित था, अस्थायी समाज था। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पशुपालन तथा युद्ध की आवश्यकता अनुकूल समाज था। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। समाज में बाल विवाह था, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, जोर प्रथा आदि कुर्तियों का प्रचलन नहीं था। समाज में विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, स्वयंवर प्रथा, उपनयन संस्कार आदि प्रचलित थे। नियोग प्रथा तथा पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन था। हालांकि एक पुरुष कई विवाह कर सकता था। अंतर संबंधी विवाह तथा भई पतित्व प्रथा का अपवाद रूप में उल्लेख मिलता है। यह आदिम जनजाति समाज के तत्वों के अवशेष के रूप में थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का समाज था। अतिथि का सत्कार किया जाता, उसके लिए गाय का मांस खिलाया जाता। गाय को वैदिक समाज में महत्व था, इसलिए अधिकांश जीवन की घटनाएं गाय के नाम से जुड़ी हुई थी। जैसे राजा को गोपति, गोप्ता, गाय का पति, गाय का स्वामी, गोपति, गोप्ता। धनी व्यक्ति को द्रविण या स्वेवान, समय की माप गोधूली, दूरी की माप गयूती, पुत्री को दुहिता, अतिथि को गोहन, युद्ध को गविष्टि, गेसु गम्य, गत्य आदि गाय के नाम प्रीता। ऋग्वेद के अंतिम मंडल 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आया, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उद्धर जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, जो बाद में पुरोहित भी बन गए थे, ब्राह्मण बन गए थे। 3 वर्ण समाज में कर्म पर आधारित थे। आर्य, पुरोहित, ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, विश्व, सामान्य। इसके 2 वर्ण थे, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुरोहित, राजन्य तथा विश्व इन 3 कर्मों पर आधारित समाज था। ये था ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। अब अगले अध्याय में ऋग्वेद काल की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।